वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम अपने मुआशरे की उन तकलीफ़ों को आपके सामने लेकर आते हैं जिसकी वजह से हम खौफ में मुब्तला हैं, ऐसी कहानियाँ, ऐसी सिचुएशंस और ऐसे खौफनाक मनाज़र आप अक्सर अपने न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि ये हादसा हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, किसी ने किसी की टारगेट किलिंग कर दी। लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर कुछ चंद पैसों की खातिर या अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की खातिर हमें इस दुनिया में किसी भी शख्स की जान लेनी हो, हम आसानी से ले सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि वो लोग क्या माइंड रखते होंगे, उनकी क्या सोच होती होगी कि एक अपनी ज़िंदगी की लग्जरी को हासिल करने के लिए, चंद पैसों को हासिल करने के लिए, जो ये नहीं सोचते कि यार ये जो सामने जीता जागता इंसान है, मैं इसको मार दूँ, इसकी जान ले लूँ। और मैं इंसान की भी बात क्या करूँ, मैं अगर इंसान भी चलो बड़ा होता है तो आप ये कहते हैं यार ये बड़े के सामने इंसान का दिल नहीं पिघलता। लेकिन वो लोग जो बच्चों को मार देते हैं, जो बच्चों का गला घोंटते हैं, मेरा अपना बच्चा हो या किसी दूसरे का बच्चा हो, जब वो मेरे सामने आता है तो मेरी आंखों में एक चमक आ जाती है, मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। ये कौन दरिंदे लोग हैं, ये कौन इंसानी नुमा शक्ल में घूमते हुए जानवर हैं जिनके सामने जब बच्चे आते हैं तो उनके हाथों में वो ताकत कहाँ से आती है कि वो उन बच्चों के गलों तक पहुँचते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई भी बड़ा हो, और वो ख़ास तौर पर जिसके साथ हमने बैठकर खाया हो या जिससे हमारा रिश्ता हो, वो तो हमारे सर पर मुहाफ़िज़ बनकर हाथ रखता है। जब वो हाथ गलों तक आ जाते हैं और वो भी बच्चों के, तब सोचें वो लोग कैसे होंगे। एक ऐसा ही आज मेरे पास केस मौजूद है जिस शख्स ने सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन बच्चों का मर्डर कर दिया। उसके हाथों में इतनी ताकत थी, उसके हाथ नहीं लर्जे, उस वक्त ज़मीन नहीं फटी, उस वक्त आसमान से जो है वो कहत नाजिल नहीं हुआ उस शख्स पर कि उसने अपने हाथों से 3 बच्चों को, 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा, उसको उस आदमी ने कत्ल कर दिया। एक को किया होगा, उसके बाद भी उसका दिल नहीं तड़पा, उसको रहम नहीं आया कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर उसने दूसरे के साथ भी ऐसा किया और फिर तीसरे के साथ भी उस शख्स ने ऐसा किया, और अब वो इस वक्त जेल में है। उसको सब दुआ कीजिए आप लोग कि अल्लाह करे कि उसको इतनी इबरतनाक सज़ा मिले। इस वक्त स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए। उन बच्चों के वालिदैन, ये स्टोरी आपने न्यूज़ में भी देखी होगी, मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं इनके इस वक्त दुख का मदावा कर सकूं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं अपने पूरे इदारे की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, इन वालिदैन से हम इज़हार ताज़ियत करते हैं आप लोगों से। अल्लाह आपके दुख में कमी लाए, और औलाद का गम तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरे देखने वालों से भी दरख्वास्त है कि इन माँ बाप के लिए जो आज ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं लेकिन ये ज़िंदा नहीं है, इनकी आंखों में वो रोशनी नहीं है, ये बैठे, इनके लिए दुआ कीजिएगा। हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ हुआ क्या और हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं या हम इनका दुख कैसे बांट सकते हैं। लियाकत भाई, जिनके लिए हमेशा मेरी बहुत सारी दुआएं होती हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लियाकत साहब? खैरियत से हैं? लियाकत साहब, मैं तो यही कहती हूँ कि क्यों नहीं ज़मीन फट जाती जब लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। हमारे गुनाह इतने बढ़ते जा रहे हैं, हम इतनी बेहिसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के होने के बावजूद भी इस दुनिया में कोई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे अंदर इंसानियत और गैरत खत्म हो गई है। पहले ऐसा होता था कि लोग अगर किसी घर का नमक भी खाते थे ना, या उसके घर का पानी भी पीते थे ना, तो वो उसकी पासदारी करते थे कि मैंने इसके घर का नमक खाया है, मैं इस घर की तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकता, मैं इन घर वालों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। पहले एक एहसास होता था जो ना, अब वो तमाम चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं। अब लोगों के घर का नमक भी खाते हैं, उनके घर में चोरियाँ भी करते हैं, उनको नुकसान भी पहुँचाते हैं, उनकी बुराइयाँ भी करते हैं। यकीनन अफसोसनाक है हमारा मुआशरा जो है ना, अब बजाय बेहतरी की तरफ जो है ना बिगाड़ की तरफ जा रहा है। और यकीनन जो है ना इनके इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि घर के बेटी ने जो है लंका डाल दी, और जो मतलब है कि इनका एक मुलाजिम था जो इनके टुकड़ों पे पलता था, जो ये लोग जो है ना सहारा थे उसका जो है ना, उसको नौकरी पे रखा हुआ था, उसको जो है ना ये एक उन्होंने मुलाजमत जो है ना फराम की हुई थी, और उसके बाद उसका ख्याल करते थे जो है, और उसी शख्स ने जो है इनके घर के अंदर जो है एक क़यामत बर्पा कर दी। और 3 मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें अभी वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि तालिब इल्म थे, वो हमारे इस मुआशरे का मुस्तकबिल थे, उनको आगे बढ़ के
इस मुल्क की खिदमत करनी थी, इस माशरे की खिदमत करनी थी, अपने माँ बाप की खिदमत करनी थी, यहाँ पे उनको आगे चल के जो है ना एक अच्छा शहरी बनना था जो ना, लेकिन उनके जो है ना वो उसने गला दबा के उनका जो है ना उन्होंने मर्डर कर दिया और जीने का हक छीन लिया। ये यहाँ पर बहुत ख़ास यकीनन बहुत सारी हम ज़िंदगियों में बद एहतियातियाँ कर देते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमें उनका अखलाक अच्छा लगता है, नरम दिल है ना, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होता है, हम कहते हैं यार अगर मेरे वसीले से इसको रिस्क मिल रहा है तो क्या बुरा है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, नौकरी दे देता हूँ। लेकिन ये मुआशरा इतना बुरा है कि हमें अपनी एक नज़र जो है ना वो सख्त रखनी पड़ेगी ताकि हम अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रख सकें। प्लीज़ जब नौकरियां दें तो ख़याल रखें, या आप अपने घर में किसी को मुलाजिम रखते हैं तो ख़याल रखें, क्योंकि अक्सर जो है इस तरह के केसेस देखने को आए हैं जिसकी वजह से मसाइल होता है। इनके केस में क्या इन्होंने छानबीन की थी उस शख्स को रखने से पहले? क्या वो इसी तरह की सोच रखता था जो इनको नहीं पता चल सकी, जिसका नतीजा आज ये भुगत रहे हैं कि आज इनकी बेटियां इनके साथ नहीं हैं। शरीफुद्दीन साहब और उनकी जो हैं बेगम साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। शरीफ साहब, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि हम इस वक्त ताज़ियत करते हैं आपसे और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे और आप लोगों को हौसला दे कि आप हिम्मत के साथ उस शख्स को जो है उसके कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें, और सब देखने वालों की दुआएं आप लोगों के साथ हैं और रब आपकी बेटियों के दर्जात को बुलंद करे। शरीफ साहब, ये बताइए कि कौन था वो, उसको आपने कब रखा अपने पास और फिर उसने आपके साथ क्या किया? 1.5 साल हो गए थे मेरे को काम करते। आप क्या काम करते हैं? कैटरिंग में काम है, पकवान का। अच्छा, पकवान सेंटर है आपका, ठीक है। किस जगह पर? औरंगी टाउन 10 नंबर पे। अच्छा, कब से आप काम कर रहे हैं? मैं तो कम से कम 20 साल तो हो गए मुझे। तो मतलब ये है कि लोगों को रखना, लोगों का चला जाना, फिर नए लोगों को रखना, ये आपका माशाल्लाह से रूटीन होगा, क्योंकि एक बंदे का तो काम नहीं है, इसमें तो पूरी टीम चाहिए होती होगी आपको। ठीक है, तो आपने इस शख्स को कब रखा अपने पास? इसको 1.5 साल हो गए थे मेरे पास। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो हम आपकी आवाज़ सुन सकते। 1.5 साल पहले? 1.5 साल हो गया था मेरे पास। आपके कोई रिश्तेदार था, जान पहचान का था, कौन था? इसके भाई वगैरह मेरे बराबर वाली दुकानों में काम करते थे। ठीक इसके है। कज़न थे, इसके एक बड़ा भाई था, इसके कज़न ने लेकर आए थे मेरे भाई ये काम पे, भाई इसको काम पे रख लो अगर है तो, भाई है हमारा ये। तो उनका कहते उसका भाई तो अच्छा था, लेकिन इसका हमें नहीं पता लगा ये कैसा इंसान था, इसका कज़न। तो आपने उस भाई के किरदार को देखते हुए आपने कहा कि ये भी शरीफ होगा। अच्छा, उसको उस भाई का किरदार आप इसलिए जानते क्योंकि वो आपकी बराबर वाली दुकान पे काम करता है, तो आपने उसको आते जाते काम करते थे। उसके कज़न थे ना वो जो, अच्छा। तो रिश्तेदार थे इनके, अब वो इतने अरसे से काम कर रहे थे, तो इसलिए हमने रख लिया, चलो ये इसके भाई। एक घर में एक माँ के अगर 3 बच्चे होते हैं ना तो उन तीनों में का भी मिजाज अलग अलग होता है, नहीं है ऐसा? आप तो माँ हैं, आप तो बाप हैं, आपको यकीनन पता होगा। ऐसे ही है ना लियाकत साहब कि मिजाज अलग अलग होते हैं, तो हम किसी के मिजाज को देखते हुए किसी दूसरे की शख्सियत का फैसला करें, क्या ये मुनासिब बात है? नहीं, मुनासिब बात तो नहीं है कि एक अपनी तसल्ली के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अगर आप किसी को रख रहे हैं, और साथ साथ जो है ना अगर आप आज के दौर में तो मुलाजिम ढूंढना, अच्छा मुलाजिम मिलना और साथ साथ जो है ना ये बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे पे एक बच्चा काम करता है, 10 साल से काम करता है। सही सही। वो आपका माशाल्लाह से छोटा सा बच्चा आया था, 10 साल का 12 साल का बच्चा था, आपने उसको खुद ट्रेन किया? फुल ट्रेन किया उसे। उसका मैंने इतना बड़ा हिसाब किताब बना रखा है कि अपने उस्ताद के नाम पे। मैंने उसको अपनी दुकान में से उसको बोला जब तू दुकान करे तो मेरी दुकान में 10 दे के लेके जाना है। फिर मैंने कहा 1 साल तक तुम्हारे को मैं ख़र्चा दूंगा दुकान करने के बावजूद भी, कि तुम्हारी दुकान में काम ना हो तो आप मुझसे ख़र्चा लेके जाओ, अपनी दुकान का ख़र्चा उठाओ, अपने घर का ख़र्चा उठाओ। उसको मैंने गाड़ी दी हुई है, बाइक घर से आने जाने के लिए। क्या बात है, उसको सिर्फ ये नहीं सोचा आपने कि मैं उससे काम कराता हूँ, आप चाहते हैं वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये है कि उसको मैंने बोला जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे वलीमे का खाना भी मैं बना के दूंगा। इतने 10 साल हो गए उसको मेरे पास काम करते हुए, उसका हक बनता है मेरे से। हम तो इसमें के आदमी हैं, हमने कभी किसी का खाया नहीं। ये तो आपके दिल की बात है, वरना हमने मालिकों को भी बहुत जुल्म करते हुए देखा। अपने जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ बहुत जुल्म करते हैं। अच्छा, ये जो लड़का था जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस तकलीफ के, हसनैन इसका नाम था, आपने इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने किसी के कहने पर उसे अपने पास रख लिया। अच्छा, 1.5 साल में आपने इसकी कोई ऐसी एक्टिविटी देखी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, या कभी आपने देखा हो कि ये मोहल्ले में कोई इससे बात करे तो ये लड़ जाता है, ऐसी कोई चीज़ आपने देखी? कोई चोरी चकारी, कोई पैसे आगे पीछे करना? नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं हमने।
अच्छा, बिल्कुल ठीक रहा 1.5 साल में? सही रहा बिल्कुल हमारे साथ ये। अच्छा, और और कोई छुट्टी करता था, जैसे हाँ। छुट्टी के लिए जब इसके वालिद को बोलते भाई दो दिन हो गए नहीं आए, तो इसके वालिद को खुद लेकर आते थे उसको काम पे। अच्छा, यहीं कराची में ही रहते थे वो लोग, तो 2 दिन छुट्टी करता था। तो आपने कभी पता किया वो जो छुट्टी करता है ये उन दिनों में क्या कहाँ होता है, क्या बोलते थे भाई वो नूरानी गए हुए हैं, कभी पिकनिक पे गए हुए हैं, ओके। ये बात होती थी। इसके अलावा आपने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं नहीं देखी? कभी देखी अच्छा, ये जो हादसा हुआ जी। इसकी वजह क्या बनी? क्योंकि जो हमने न्यूज़ में सुना कि कुछ लोगों ने कहा कि चोरी करने आया था वो, कुछ उसने जो बयान दिया उसने ये कहा कि आपके जो बच्चे हैं वो मुझे तंग किया करते थे, हूटिंग किया करते थे मुझ पर, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे कहते थे तुम नौकर हूँ। मैं आपकी बात सुनूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा रवैया होगा, लेकिन ये इस पर मैं आपका कॉमेंट लूँगी ज़रूर। पहले मैं इनकी थोड़ी सी ये बात सुन लूँ। तो आप ये बताएँ कि क्या हुआ था, कि चोरी का मामला था? चोरी का मामला था, मैंने अपने बराबर वाली दुकान खरीद रखी है, ठीक है ना। मुझे ये 30 तारीख जो गई ना, 30 अप्रैल, मुझे उसको पेमेंट करनी थी 6 लाख रुपए की। ओके। मेरे एक दोस्त उसके सामने 2 लाख रुपए मुझे दे के गए थे अच्छा, कि मेरी बच्ची की शादी है जुलाई की, तो आप ये 2 लाख रुपये मुझसे ले लो, मेरे पास कुछ पैसे कम थे, तो आप पेमेंट कर लो, मेरी बच्ची की शादी आप खाना पका देना उसका 2 महीने बाद। सही। तो इसके सामने दे के गए, तो वो मैंने घर में रखे पैसे, अच्छा, ठीक है ना। इस तरह कुछ पैसे और घर में रखे हुए थे, ठीक है। तो मेरे पास 1.25 लाख रुपए कम थे, मैं सोचे हो जाए तो मैं दुकान की पेमेंट कर दूँ। यानी 4,75,000 रखे हुए थे। हाँ, क्योंकि कुछ 6 लाख चाहिए थे, तो 2 ये आए, पहले आपने और जमा किए हुए थे, तो कितने आप बता रहे हैं? 4,75,000। 4 लाख मेरे घर में रखे हुए थे, मैंने कहा ये पैसे कुछ और हो जाए तो मैं दुकान की पेमेंट कर दूंगा इसकी। अच्छा, जो और पैसे थे उसके बारे में उसे पता था? उसे आप जो पता था। पैसों की जो करते थे आप, ट्रेड पे पैसा लेना देना, वो सब उसको पता होता सब था? पता होती थी। कभी ऐसी ज़रूरत होती थी ना, जाओ भाई 10,000 रुपये की ज़रूरत है, जाओ अपनी भाभी से जाके 10,000 रुपये ले आओ। मैं नीचे बैठा होता था, ये इनसे मंगा के ले आते थे जाके। ठीक है। और ये भी वो आता होगा तो सामने ही खोलती होंगी कहाँ पैसे रखें क्या नहीं रखें। ये है भरोसा जो हमारे गले पड़ जाता है, जो सांप बनकर हमें जो है वो डसता है कि हम लोगों पे भरोसा करते हैं और वो भरोसे लायक नहीं उसका इतना ख्याल रखते थे कि हालांकि इस महीने मैंने उसे बोला भी था भाई इस महीने में दुकान कि ये कर दूँ, फिर तुझे गाड़ी भी दिला दूंगा, माशाल्लाह। ताकि तुझे 50 रुपये रोज़ जो तेरे गाड़ी में किराए में खर्च होते हैं तेरे बच जाए करेंगे। सही। इतना तो मैं उसका ख्याल रखता था। अच्छा, उसी दिन आपको वो 2 लाख मिले? आपने पैसे कुछ दिन नहीं, पहले मिले कुछ थे। दिन पहले मिले थे, लेकिन आपने बैंक में नहीं जमा कराए? बैंक में नहीं जमा आपने घर में रखे? घर में रखे थे। बैंक में क्यों नहीं जमा कराया आपने पैसे? मेरा शार्ट ख़त्म हुआ था, अकाउंट नहीं खुला हुआ, तो अब बनवाया तो अब पेमेंट का टाइम आ गया था, तो मैंने चलो अब पेमेंट तो कुछ पैसे हो जाए फिर पेमेंट कर दूँगा दुकान की। अच्छा, ये जो हादसा हुआ ये कौन सी तारीख थी और उस दिन क्या हुआ था? ये 19 तारीख थी, 19 अप्रैल। अच्छा, और आप वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, क्या किया उसने? ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे आए थे कोई 5:30 बजे ट्यूशन से, ठीक है। ये बड़ी वाली बच्ची को लेकर लालू खेत गई हुई थी शॉपिंग करने के। दूसरे दिन बच्चे स्कूल जा रहे थे, बोलने के इनके लिए नए स्कूल के शरीफ साहब, बैग मैं यहाँ आपको वगैरह। रोकूंगी। उस दिन वो जो 19 आपने तारीख से बताई, 19 तारीख थी। 19 तारीख को वो कौन से लम्हात थे, उस वक्त हुआ क्या, किस तरह वो इनके घर तक पहुंचा और उसने ये तमाम जो कार्रवाई थी वो कैसे की, ये हम शरीफ साहब से जानेंगे। उसके कुछ कानूनी पहलू भी हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ पर जो है अगर चीज़ों को महफूज कर लिया जाता तो आज ये बात ना होती, वो भी मैं लियाकत साहब से जानूँगी। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। एडवोकेट लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक केस जो आपने कुछ दिनों पहले जो बहुत हाईलाइट हुआ कि एक पकवान सेंटर में एक लड़का काम करता था जिसने 3 बच्चों का मर्डर कर दिया, जो चोरी का केस था, उस हवाले से आज हम बात करें। शरीफ साहब और उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कहा 19 तारीख थी और शाम का वक्त आपके बच्चे घर आए, ये आपकी बेगम साहिबा और आप, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियां थी, 4 एक का तो 8 साल पहले इंतकाल हो गया था। ठीक है। 3 बेटियां रह गई थी। 3 बेटियां हैं आपकी। एक बेटी इनके साथ लाल से बाजार गई हुई थी, तो 2 बेटियां आपकी 2 घर में घर पे थी। ठीक है, फिर वो किस टाइम घर गया, क्या किया उसने? तकरीबन मैं 5:30 बजे ऊपर से घर से नीचे उतरा हूँ, पीछे दरवाजे की कुंडी लगा के। हाँ, ये बच्चे घर में, बाहर बैठा हुआ दुकान पर। ठीक है। तो ये पीछे गए दुकान में से, इसने कुंडी खोली पहले, फिर हमारे पास आ गया।
हमने से चाय मंगाई, चाय पिलाई थे। फिर ये बराबर वाली दुकान में चला गया, हमारे जो बराबर में दुकान है, वहाँ खड़ा हुआ, उनसे बोला मैं वॉशरूम जाऊँगा। उन्होंने बोला जाओ, चले जाओ। पीछे से इन्हें वॉशरूम गए, पीछे गली में गए, वहाँ से घर में ऊपर चढ़ गए। हमें पता नहीं, हम बाहर रोड पे बैठे हुए थे दुकान पे। इतना बड़ा हादसा कर दिया हमारे साथ। ये ऊपर गया और इसने जाके लॉक में आपने पैसे कहाँ रखे थे आपने पैसे? हमारे एक 4 महीने 5 महीने पहले हमारे घर में एक दिन पहले भी चोरी हुई थी। अच्छा। तो जब मेरी बहन की इंतकाल हुआ था, मैं शक्कर गया हुआ था। अच्छा। बहन के इंतकाल में ये घर में थी, तो जब भी हमारे घर में चोरी हुई थी तो हमने सब कुछ करा, इनसे भी पता करा, बच्चों से। इन्होंने कुरान की कस्में खाई, अपने माँ बाप की कस्में खाई, उस बात को हमने ख़त्म कर दिया। मतलब ये देखें, जिस तरह ये बता रहे हैं कि कुछ अर्से पहले भी ये इसी तरह की एक सिचुएशन से गुजरे थे। इनके घर चोरी हुई, पैसा चोरी हुआ, और इनकी माशाल्लाह से अक्लमंदी ये कि उसके बाद भी इन्होंने पैसा अपने घर में रखा, और सिर्फ इनको नहीं, बाहर के लोगों को भी पता था कि पैसा था। ये तो फिर अगर मैं एक बात कहूँ कि इंसान का कुछ लोगों का ज़मीर जो है वो उनको मलामत नहीं करता, और ऐसे लोग जो हैं फिर वो इन कार्रवाइयों की तरफ बढ़ते हैं। यकीनन मेरा तो ये शक पड़ता है कि वो पहले वाली जो चोरी थी ना, तो वो भी इन्हीं की ऐसी मुलाजिम ने की होगी यकीनन, क्योंकि वो एक आदी बन चुका था और उसको पता था कि पीछे से रास्ता है और मैं जाके जो है ना वो इस तरह की जाके वारदात कर सकता हूँ। उस दिन इनकी मिस्टेक ये है कि जब इनकी मिसेज गई है ना, तो वो बहन से लाक करके गई है, ठीक है, और गेट बंद करके गई हैं। उसके बाद पीछे एक इनके गली का रास्ता है, वहाँ से वो दीवार उसने फलांगी है, दीवार पर फलांग के जो ना दीवार कुंडी खोल के वो कुंडी खोल के बराबर वाली दुकान में गए। उनसे बोला मुझे वॉशरूम जाना है, उन्होंने उसको इजाज़त दी, वो पीछे वॉशरूम गए, पीछे गली में गए, वहाँ से ऊपर घर में चढ़ गए। अच्छा, ये चढ़ा है, वहाँ उसने जाके पैसे उठाए हैं। पैसे उठाने के बाद जो है ना फिर वो वहाँ से निकला है बड़ी सुकून से। फिर इनके साथ जो है ना वो बाकायदा उठता बैठता रहा है, टेंट लगवाता रहा है। इनको शक नहीं था उसके ऊपर, जो है ये शाम तक शक नहीं था। अभी तो बाद में जब लोगों ने बताया कि ये तो बड़े पसीने पसीने थे और घबराया हुआ था और ये आपके घर से निकला है, जब उससे पूछगछ की गई तो फिर उसने बताया। ये पहले इनकी मिस्टेक, अगर ये वाक़या हुआ था उसी टाइम तो वो पहले वाली चोरी की भी इनको FIR कटवानी चाहिए थी, उसके बाद ये दूसरी वारदात नहीं होती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो ये 3 बच्चों को, जिंदा हंसते खेलते बच्चों को मार के आने के बाद भी वो आप लोगों के साथ था, टेंट लगवा रहा था, इनके साथ पूरी एक्टिविटी कर रहा था। पुलिस वालों को ऊपर लेके जा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, लेके जा रहा है, बिरयानी भी खाई। नहीं तो आप नहीं आई थी तब तक? जिस वक्त मैं आई तो जो बच्चा मरा है ना, लड़का अली, तो उनकी मम्मा ऊपर गई और तीनों बच्चों को पुकारने लगी। उनको पता था कि तीनों बच्चे यहीं हैं, और बच्चों ने बता दिया था कि हमारी मम्मा ना शॉपिंग करने गई हैं। तो जब वो ऊपर आए तो ऊपर का कमरा भी बंद, और फिर ऊपर वाले उसमें गई तो वहाँ पे भी बंद और अंधेरा था, और उनको बच्चे नज़र नहीं आए तो वो घबराने लगी कि तीनों बच्चे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उनको अचानक नीचे वाले कमरे में आवाज़ आई उसकी TV चलने की, कि फुल आवाज़ थी। तो उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला तो वो सब सामान बिखरा होता, तो एकदम घबरा के वो नीचे भागी गई। मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम ना लें, यहाँ पर उनके घर में चोरी हुई है। तो हमारे आने से पहले इन्होंने नीचे आवाज़ ला दी थी अपने मामू को। मामू कहती हैं हमारे जैसे भांजी हैं इनकी, लेकिन मामू चोरी हो गई तो हमारे आने से पहले ये लोग ऊपर भाग, ये नहीं आए जैसे दूसरा लड़का भाग कर आया जिन्हें। तो मैंने क्या हुआ है नहीं, कहेंगी मोमाइन जान ऊपर चोरी हो गई, बच्चे नज़र नहीं आए। तो मैंने ऊपर वाले कमरे में मांगे, कहेंगी नहीं मोमाइन जान, मैं ऊपर भी देख कर आई। तो एकदम मेरा दिल घबराया। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा भागो देखो बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि हम तो दुकान से अंदर आए तो बच्चे हमें दुकान में नज़र नहीं आए। अब हमारी बेटी जब ऊपर भाग के गई तो वो बच्चा जो इनका बेटा वो बिस्तर के नीचे पड़ा था, वो उनके पैर से टच हुआ, वो एकदम घबरा गया। फिर उन्होंने फटाफट भाग के हमारी बेटी ने TV बंद करा और कहेंगी कि भाई देखें बिस्तर के नीचे क्या है, मेरे पैर से टच हुआ है। तो देखा तो बच्चे के गले पर रस्सी बंधी हुई थी और वो ऐसे ही पड़ा था। तो फिर मैंने उनको पुकारा, नहीं इधर आए, देखा आपका बेटा ये पड़ा। तो वो भाग कर आई और उन्होंने अपने बेटे को क्या कहते हैं, रस्सी तो खुल चुकी थी, प्यार करके और लेके एकदम भागी। फिर एकदम मैं घबराई, मैंने बेटा आपकी अपनी दोनों बहनें देखे कहाँ हैं। तो बच्ची घबरा के जब भागने लगी तो मुँह के बल गिरी, फिर उठी, फिर वो सीने पे गिरी, फिर उठी, फिर वो जब जाके उसने अपने ऊपर का कमरा खोला तो दोनों बच्चों के गले बंधे हुए थे, और सबसे छोटी बच्ची को इतना बुरा मारा था कि उसके मुँह से इतना खून आ रहा था कि बस बच्ची ने उसका मुँह साफ कर, और दोनों बहनों से चिपट रही, उठे देखा हम आपके लिए देखो सरप्राइज चीज़ लेकर आए, हम आपके लिए बैग लेकर आए, स्कार्फ लेकर आए, लंच बॉक्स लेकर आए। इतना प्यार करी, मैं इतनी मुश्किलों से ऊपर चढ़े और इतना खौफजदा होकर चढ़ के अल्लाह ताला उनके जिस्म सलामत हो, मैं अपने बच्चों के टुकड़े कैसे समेटूंगी।
तो बच्ची का इतना फ़ोन आ रहा था कि उस फ़ोन को देख के मैं घबरा के, अल्लाह ना करे कि उस बच्चों को अगर टुकड़े टुकड़े कर देते तो मैं समेटना हमारा मुश्किल होता। फिर मैं एकदम घबराई, मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा, मैंने भागे देखो कहीं अली को लेके सब अस्पताल ना भाग गए। मैंने कहा आप नीचे आवाज़ लगाए, ये देखो दोनों बहनें भी यहाँ पर है। वो भी बच्ची चीखने लगी पापा पापा। तो मैं भी खौफज़दा हो के इनको नाम पुकारने के बजाय मैं भी पापा पापा करके चीख रही, किसी तरह से हमारी आवाज़ नीचे तक चली जाए। ये लोग सब भाग कर आए तो सबसे छोटी बच्ची का तो गला खुलने में ही नहीं आ रहा था। अब ये लोग ऐसे लेके भागे तो मैं कह रही कम से कम बच्ची का गला तो खोलने देखे, इसका तो गला खुलने में ही नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से उन्होंने गिठाने खोले, और गिठान भी उसकी बेटी ने खोली, हमारी बड़ी बेटी ने। दोनों बहनों की गिठाने उस बच्ची ने खोली। अब जब हम नीचे भागने लगे तो इतने में ये लोग भाग गए, वो हाई रूप में चले गए और हम लोग को सब लोगों ने घेरे में ले ली कि नहीं नहीं आप अब नहीं जाओगे। बच्ची इतना तड़प रही कि हमें किसी तरीके से अस्पताल जाने दें, हमें अस्पताल जाने दें। अब तक हमारे साथ था जालिम, और इसी लड़के ने सहारा दिया हमें। ये अब तक हमारे साथ। माँ बाप जो हैं, आप सोचेंगे इन्होंने साल में अपने बच्चों को कैसे देखा होगा। और कमरे में नहीं जा रहा, मैं खौफ आ रहा है कमरे में। मैं शायद आप लोगों का गम बहुत बड़ा होगा, आप लोगों का गम बहुत बड़ा है। लेकिन अब से कुछ दिनों पहले मैंने अपने खुद वालिद को भी इसी तरह आखिरी हालत में देखा था। मैं अभी जब ये बोल रहे थे तो मुझे खुद वो मंजर याद आ रहा था। तो खुदारा ऐसे मत किया करें जब आपका कोई अपना जाता है तो प्यारों से मंजर। राशिद भाई आप देखिए, मैं आपसे जो बताऊं कि इंतहाई उसने जो है ना सफाकियत की है और पुलिस ने इसको मुलजिम को अरेस्ट किया और उसने बाकायदा जो है ना इतराफ़ किया है और FIR इसकी कटी है थाना मोमनाबाद में 74/2016 और मुलजिम ने इतराफ़ किया है मजिस्ट्रेट के सामने। अभी इंशाल्लाह वो जेल के अंदर है और अल्लाह ने चाहा तो हम इन सब लोग जो है ना इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और मुलजिम को सज़ा दिलवाएंगे। और उसके जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, पुलिस को हमने दिए हैं, पुलिस ने अपना चालान जमा करना है। साफ ज़रा एक शख्स उसने जुर्म किया है, उसको कानून उसकी सज़ा देगा कानून के मुताबिक और इंशाल्लाह इनको जो ना ज़रूर इंसाफ मिलेगा। यकीनन ये बहुत बहादुर लोग हैं और इन्होंने हिम्मत करके और इस चीज़ को दबने नहीं दिया और किसी के खौफ में नहीं आया जो है ना अभी तक। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ा सानिया हुआ, 3 बच्चों का जो है ना वहाँ पर मर्डर हुआ। कोई भी शख्स, ना तो कोई सियासी आदमी इनके पास गया ताज़त करने के लिए, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा गया इनके पास ताज़त करने के लिए। आज तक जो है ना कोई शख्स नहीं है जो ना वहाँ जाके ना किसी ने जाके इनकी कोई मदद की। पता जिसके घर में अल्लाह सबके घरों में खुशियाँ लाए, किसी के घर में मातम ना हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके घर ऐसा ना हो सकता हो। हर घर ये कुदरत का निज़ाम है और इससे हर किसी ने गुजरना है। कोई पहले गुजरता है, कोई बाद में गुजरता है। लेकिन इनके साथ जो हुआ वो यकीनन एक सफाकियत थी, वो एक दर्दनाक पहलू था। उन पैसों की खातिर वो 4 लाख कुछ पैसे क्या कर सकता है इंसान उन पैसों का। वो भी उसे नहीं मिले, वो भी उसको नहीं मिले। 4,000 5,000। उम्र कितनी है उस लड़के की? 19 साल 20 साल की है कम से कम। 19-20 साल है। अच्छा, ये मेरे इस वक्त अगर आप लोगों ने जब ये कंडीशन देखी फिर आप लोगों ने पुलिस कॉल की होगी, पुलिस बुलाई, अस्पताल लेके भाग गए थे बच्चों को, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ पीछे। सही। मोहल्ले वालों ने, जो दुकानदारों, उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, उन्होंने उस वक्त भी वो लड़का नहीं भागा, वहीं रहा। रात 1 बजे तक 12 बजे तक घर दुकान पे ही था। और आप लोगों को शक भी नहीं है? न्यूज़ में सबको लेकर आ रहे हैं, ये यहाँ पे एक बच्चे को मारा, 2 बच्चों को ऊपर मारा, न्यूज़ में सब देखा है हम लोगों ने। खुद खड़ा हुआ है वहाँ पे, रेंजर्स के पीछे खड़े होकर सबको देख रहे हैं कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। न्यूज़ में हमने सब देखा है। फिर आप लोगों को शक कैसे हुआ उस पर? तो ऐसे शक हुआ जैसे कि मैं अस्पताल से जब आया हूँ ना, हाँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो गाड़ी चलाते हैं हमारी, तो उनसे पूछ रहे वो अली लड़का जिंदा है मर गया? अली को सबसे एंड में मारा था ना उन्होंने, तो वो समझते अली जिंदा होगा। तो उससे पूछ रहे कि अली जिंदा है मर गया? तो वो है ना भोगला गया ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं ना हमारी साथ, वो परेशान हो गए क्या बोल रहा है, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। उसने थाने में जब रात को जब FIR के लिए गए रात के टाइम अस्पताल से आने के बाद, तो हमारी दुकान पे जो बच्चा है दानिश, जिसको मैंने बताया, मैंने 10 दे के दिए हैं, उसे गाड़ी सब कुछ दी है। पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके गए थे, मैंने पूछ देख के आऊँ बच्चे को क्यों लेके गए, तो उसको पता करने गए तो उसने वहाँ दोस्त ने बताया कि हमें इस लड़के पे शक नहीं, उस लड़के पे शक है, वो हमसे इस तरह के सवाल कर रहा है। अच्छा, ये जब ऐसी कंडीशन हुई तो यकीनन एक जिसके घर में 3-3 मैयत हैं उनको क्या होश होता है कि कानून का क्या हुआ। लेकिन
मुझे ये बताएं, उसका आप तो इतने केसेस देखते हैं, ये उस शख्स का जहन क्या होगा? वो अपने आप को इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने लोगों को मारने के बाद वो ये सोच रहा था कि मैं उधर ही रहूं, मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए वो अगर साफ ज़ाहिर वहाँ से चला जाता या भाग जाता तो उसके ऊपर शक जाता जो ना। उसने ये समझा कि मैं जो है ना यहाँ पे ताकि रहूँगा तो इनकी नज़रों के सामने रहूँगा, एक तो मैं इनकी एक्टिविटी मॉनिटर करूँगा ये क्या कर रहे हैं जो ना, ठीक है, और दूसरा इनका जो है ना मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा। और मुलजिम कभी भी होता है ना, वो हमेशा अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये कत्ल का मामला था, कत्ल कभी छुपता नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे उसने एक मिस्टेक की, ड्राइवर को बताया, वहाँ से शक हुआ। पुलिस जब भी जो है ना वाक़या बताया या ड्राइवर से पूछा कि वो बच्चा जिंदा है कि जो है ना मर गया, अली इनका जो बच्चा था ना, कह रहे वो बच्चा जिंदा है या मर गया, होता था इसका। अच्छा, वहाँ से इनको क्यों मिल गया? और पुलिस हमेशा जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है ना, वो मुलाजमीन से शुरू करती है या घर से शुरू करती है। तो पुलिस वालों ने इनके दूसरे ड्राइवर को अरेस्ट किया, उससे उन्होंने पूछताछ की, तो वहाँ से उसको कोई क्यों नहीं मिला। बाद में एक उनको रास्ता मिला, फिर उन्होंने इसको उठा के जो है लाया, उससे जब मालूमात की तो फिर उसने जो है इतराफ़ किया कि हाँ मुझसे गलती होगी और मैंने जो है ये हरकत की है, और इस बुनियाद पे की है कि चोरी का भी उसने कहा, साथ साथ उसने कहा कि बच्चे मुझे ताने मारते थे और मुझे टीज़ करते थे, मैं इसीलिए जो है ना वो मैंने जो है ना ये अपना इनको मैंने बच्चों को मारा जो ना। उसके बाद जब उसने इतराफ़ किया पुलिस के सामने इंट्रोगेशन रिपोर्ट के अंदर, फिर बाकायदा पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करके उसका रिमांड लिया गया। फिर हमारे पास जो गवाह थे, जिन जिन लोगों ने उसको फिर निकलते देखा था घर से, घबराया हुआ था, चेहरे पे पसीना था, फिर उन लोगों ने भी आके इस बात की तस्दीक की। तस्दीक करवाने के बाद फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहाँ उसने बाकायदा इतराफ़ी बयान दिया, जो भी काफ़ी मैंने आपको दी है, तो उसने माना और किस तरह उसने अपना जुर्म किया, उसने पूरा जो है ना, और उसको तकरीबन कोई 3-4 घंटे जो है ना कोर्ट में बाकायदा जज साहब ने उसको टाइम दिया कि आपको पता है कि आप अदालत में मौजूद हैं, अपने होश आवास में हैं, आप ये बयान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। तमाम क्वेश्चन उससे किए गए, उसने कहा जी हाँ मैं मर्ज़ी से मैं बयान दे रहा हूँ, और मुझसे सारा इतराफ़ करने के बाद उसने कहा जी मुझसे ये बच्चे मर्डर हुए हैं और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। और उसने कहा कि मैं चोरी की खातिर गया था। हाँ, वो सारा उसने बताया। हाँ। और पैसे भी उससे मिलेगा 3,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए थे, 3,000 रुपये जो इनके घर से चोरी। 3,000 रुपये? 3-4 हज़ार। जो बाकी जो लाखों रुपए नहीं उठाए थे, नहीं उठा सकते। सिचुएशन दूसरी होगी, बच्चों के पैसे उठा नहीं सका तो वो, लेकिन गया पैसे, उसने कहा मैं पैसे लेने के लिए गया था, उसने कहा मैं पैसों के चक्कर में गया था। अच्छा, वो जब कहते ना आपको स्ट्रीट पर भी जब कोई अगर खुदा ना खास्ता आपसे स्नैचिंग करने आए तो वो आप उसको जो भी चीज़ है कहते हैं आप उसको दे दें, क्योंकि वो उस टाइम बहुत रेजिस्ट ना करें उससे, क्योंकि वो उसके पास वेपन भी होता है और वो खुद भी परेशान होते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं उसके जहन में ये होगा कि मैं जो इतनी हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचा, मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका, वो गुस्सा भी उसके दिमाग और दिल पर चढ़ा हुआ होगा, उसने अपने उस गुस्से को उस कत्ल की सूरत देखा होगा। ये सामान उसने रुकावट बन गए ना बच्चे उसके प्लान के अंदर, तो उसने कहा चले मैं तो कामयाब नहीं हो सका, कम से कम इनको ही ख़त्म कर दूँगा, तो वो गुस्से की हालत में। लेकिन देखें इस तरह के वाक़यात जो है ना बेशुमार हो रहे हैं हमारे माशरे के अंदर, जहाँ हमारी चलें यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया यहाँ पे इस केस के अंदर, लेकिन बेशुमार ऐसे केसेस हैं इस तरह के वाक़यात। उसी मोमनाबाद थाने में इनके वाक़े के बाद 3-4 दिन के बाद एक भाई ने अपनी बहन को गैरत के नाम पे कत्ल किया। आप वो देख सकती हैं किस तरह उसकी वीडियो बना रहा है। फिर उसके बाद और वाक़यात हुए, तो देखें क्राइम को कंट्रोल के शक्ल पे जरा शर्मिंदगी नहीं थी उस इसलिए, और मैं उसका बयान सुन रही थी, वो कह रहा था जब मैं अपनी बहन को मार रहा था तो वो मुझसे चिपक गई थी, इसलिए नहीं चिपकी थी कि वो मुझसे को कह रही हो मुझे रेजिस्ट कर रही हो या मुझसे वो झगड़ा कर रही हो या अपने आप को बचा रही हो। कहता है मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे बहनें अपने भाइयों से मोहब्बत में चिपकती हैं। उस वक्त भी उस दरिंदा से भाई को रहम नहीं आया अपनी बहन पर कि मैं तो उसके सर की चादर हूँ, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, हम किस तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं जानूँगी कि अब केस कहाँ पहुँचा है और कब तक उस शख्स को सज़ा हो सकेगी, कब तक इन माँ बाप के कलेजे को ठंडक मिलेगी, सिर्फ के जो मुजरिम है उसको सज़ा मिली। मिलेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए। एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। एडवोकेट लियाकत साहब और शरीफुद्दीन और उनकी जो बेगम साहिबा वो हमारे साथ मौजूद हैं और बदनसीबी इनकी कि इन्होंने जितनी मोहब्बत से अपनी बेटियों को पाला था, जो इनके घर की रहमत थी, उससे उस एक शख्स ने
जीने का हक छीन लिया। और जिस तरह कहते हैं ना कि बेटियां जो हैं वो अपने बाप के कलेजे की ठंडक होती हैं, उनको देख के वो अपने शब रोज़ प्लान कर रहा होता है कि मैं इनको ब्याहूँगा, मैं अपनी गुड़िया को रुखसत करूँगा, उसको अच्छी ज़िंदगी दूँगा, उसके लिए अच्छा बर ढूँढूँगा। यकीनन इस वालिद ने भी अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही ख्वाब देखे होंगे, लेकिन वो ख्वाब भी चकनाचूर हो गए और ये घर भी टूट गया। जब तक ज़िंदगी है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे यकीनन उसको इतनी इबरतनाक सज़ा मिले कि उसको बीच चौराहे में खड़ा करके जो है उसको इबरत दी जाए, ताकि उसके बाद भी, जिस तरह अभी लियाकत साहब बता रहे थे कि एक हादसा हुआ, एक भाई ने अपनी बहन को मारा, जब आप इस तरह लोगों को सड़क पर इबरतनाक सज़ा देंगे ना, तो कुछ दिल ज़रूर ऐसे होंगे जिनमें खौफ ज़रूर पैदा होगा। मैं ये नहीं कहती कि शायद इससे क्राइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कमी ज़रूर आएगी, खौफ ज़रूर आएगा। तो खुदारा घरों को जो उजाड़ते हैं उनके दिलों को नरम करने के लिए इस तरह की सज़ाएं ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आप सज़ा दे दें, लटका दें, इबरतनाक सज़ा दें, इनका जो गम है ना उसका मदावा कोई नहीं कर सकता। जब तक ज़िंदगी है, जब तक ये दुख इनके साथ है, और बस अल्लाह इनको हिम्मत दे। लेकिन साहब अब केस कहाँ पर है और इस वक्त कानूनी हैसियत क्या है उस केस की? देखिए, केस अभी हमारा जो है FIR दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के मराहल थे उन तमाम से गुजर के अभी चार्जशीट इसमें जमा होगी और मुलज़िम ने बाकायदा इतराफ़ किया है। अब ये चार्जशीट सेंटअप होगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है, वहाँ इसका जाके ट्रायल चलेगा और मुलज़िम को जो नकूल है मुकदमे की फराम की जाएंगी। उसके बाद जब फ़र्द जुर्म ऐद होती है, अगर मुलज़िम वहाँ इतराफ़ कर लेता है तो उसको सज़ा दे के जो है जेल में डाल देंगे। अच्छा, उसने इतराफ़ कर लिया, उसको भी सज़ा नहीं होगी? यहाँ देखिए, यहाँ उसने अभी जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके पास किया है। अब क्योंकि ये ट्रायल नहीं चला सकता है, ये भी खुद इस बात का गवाह है कि मुलज़िम ने मेरे सामने इतराफ़ किया है। जो ट्रायल है वो चलाता है सेशन कोर्ट, जो है 302 का केस है। अब अगर वहाँ पे उसने इतराफ़ किया तो यकीनन कोर्ट उसको सज़ा दे देगी। लेकिन यहाँ बात यह है ना कि जेलों के अंदर जब ये जाते हैं मुलज़मान, वहाँ जाके आगे बड़े बड़े जो मुजरिम बैठे हुए हैं वो इनको फिर समझाते हैं कि अगर आपने जो है ना वहाँ मान ली भी ये बात, फ़र्द जुर्म जब ऐद होगी आपके ऊपर तो आपको सज़ा हो जाएगी। तो फिर बाद में आगे जाके ये मुकर जाते हैं, फिर उसमें अगर वो नहीं मुकरेगा तो सज़ा हो जाएगी, अगर मुकरेगा तो फिर उसमें ट्रायल चलेगा, फिर हमारे गवाहान चलेंगे, उसको मौका दिया जाएगा, वो उसके जो वकील साहब हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद फाइनल जजमेंट आएगी। लेकिन मैं इसमें एक बात कर दूँ कि यहाँ पे इंशाल्लाह इसके जितनी भी स्पीडी ट्रायल होगा हम इसको करेंगे। और मैंने शरीफ साहब से भी यही कहा था कि आप जो है आपने जो है ना किसी के डर, खौफ, दबाव में नहीं आना है और आपने जो है ना इसको सज़ा दिलवानी है। नहीं, अब क्यों, किस चीज़ का डर आपको? मैंने जनरल जब मैंने केस लिया था तो मैंने इनसे जो है ना इंशाल्लाह कहा। और जहाँ तक आपने उस मुलज़िम की बात की कि उसको कोई डर खौफ नहीं था जो उसने अपनी बहन को मर्डर किया, उसमें देखें उसके वालिदैन ने उसको माफ़ कर दिया दोनों। हाँ, बाप उन्होंने कहा जी हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। ये भी मैं कहता हूँ कि पुलिस ने सरकार की मुद्दत के अंदर FIR दर्ज की है और पुलिस इसको लेके चल रही है दोनों। ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए जो माशरे के अंदर जो है इंसानियत का कत्ल करते हैं। वो छूट गया है? नहीं छूटा है जो ना। लेकिन इससे पहले एक वाक़या बता दूं आपको, जो एक मुलज़िम था क्लिफ्टन के अंदर, उसने अपनी माँ का मर्डर किया, बाद में छूट गया, उसके घर वालों ने आकर उसको माफ़ कर दिया। अब उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? वो जो एक किसी बैंक के ऑफिस, उनकी बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूँ। वो मुलज़िम छूट गया, उसको माफ़ कर दिया, उसके घर वालों ने आगे कोर्ट में कहा दिया हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो देखें ना इस तरह जो है ना वो उसने भी पहले एतराफ़ किया था, उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो घर पर ही नहीं था। मैं कहता हूँ कि यहाँ ऐसे लोगों को, हमारी जो स्टेट है उसको इन मुकदमात की पैरवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं छूटना चाहिए, इनके केसेस ATC में जाना चाहिए और उनको सज़ाएं दे के जेलों में डालना चाहिए जो ना कि जो है ना वो आप जो है ना अगर उसको माफ़ कर देते हैं तो कम से कम सरकार तो माफ़ नहीं करेगा ना, स्टेट तो माफ़ नहीं करे। ठीक है, इख्तियार है जो ना, जो लोग जिनको स्टेट में ओहदे दिए गए हैं, क्या उनको जवाब नहीं देना दूसरी दुनिया में जाकर? और ऐसे लोग जो जिनके साथ इतना जुल्म हो जाता है, आप इनकी दुआएं लें बनिस्बत इसके कि जब ये उठते बैठते उस शख्स कुछ नहीं कर सकती ना। मैं बताऊं, स्टेट भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि जब एक मुद्दई जो है या उसके वारसीन अगर माफ़ कर दे, अदालत क्या कर सकती है? लेकिन कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं छूटे जो ना, इतनी आसानी से जिस तरह वो अभी उसने मर्डर किया और उसके बाद उसके घर वालों ने माफ़ किया, बहन का जो छूट गया जो ना। हम ये बोलते हैं कि उसको सज़ा दें और सज़ा भी हमारे हाथों दिलवाएं, हम अपने हाथ से उसको फांसी लगाएं सारे हम रोड पे। हमने अपने बच्चों को खोया, हम चाहते हैं हम अपने हाथ से दिलवाएं, इसको पता नहीं। आसिफ हिफ्ज़ कर रही थी, सुबह मुज़म्मिल हिफ्ज़ कर रही थी, उनका इतना अरमान था कि अम्मी मैं घर में मदरसा खोलूँगी। 2 दिन पहले हमसे बात कर रही थी बेटी हमारी, बढ़िया पापा मैंने कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया, आपके लिए जन्नत है, हमने सोने का ताज दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हम ये कुरान शरीफ ख़त्म हो जाएगा, पढ़ने नहीं जाएंगे, हम घर में बच्चों को पढ़ाएंगे।
उम्र कितनी थी आपकी बेटियों की? बड़ी वाली की 11, छोटी वाली की 9। ये 11 साल की बेटी है जो ये बातें कर रही है कि मैं जी। पढ़ाऊंगी सबको, दूसरों को। इतनी तमीज़ तहजीब से रहती थी, कभी इन लोगों के सर से दुपट्टे ही नहीं उतरते थे। हाँ, उसकी तस्वीर देखें मोबाइल में, आप बोलेंगे। बिल्कुल होगी आपके पास नहीं होगी तो आपकी बेटी की तस्वीर किसके पास होगी? लियाकत भाई, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं इनसे, और यकीनन सब लोगों की दुआएं भी इनके साथ हैं। ज़रूर उस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए, तमाम मामलात होने चाहिए। मैं इस वक्त इनसे भी दरख्वास्त करूंगी, आपसे भी, कि इस मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अगर आप किसी को कोई मैसेज देना चाहें, आप हुकूमत से अपील करना चाहें। ये दोनों आपकी बेटियां हैं, ये देखिए, ये कैमरे में आप देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह बच्चियां हैं। मैं इनको इस वक्त ये भी दुआ कैसे दूँ, वरना मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह इनकी नसीब अच्छे करे, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह इनके हक़ में फ़ैसला करे कि जिस शख्स ने इनसे, ये देखें, ये पिंक वाले, ये दोनों बच्चियाँ हैं इनकी जो अब इस दुनिया में नहीं, और वो बड़ी बेटी है। और ये आपकी बड़ी बेटी है माशाल्लाह। ये देखें, ये इनकी पूरी फैमिली पिक्चर है, ये इनकी फैमिली पिक्चर है, जो जिस फैमिली को उस हसन, क्या नाम था उसका, हसनैन, जिसने इस हंसते भसते खेल को जो है वो उजाड़ कर रख दिया। लेकिन साहब, आपको क्या लगता है कि कब तक उस शख्स को हम सज़ा उसको हो सकेगी? क्या अभी जो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी चार्जशीट इसमें 1-2 दिन में आ जाएगी। हाँ। उसको जितनी भी स्पीडी ट्रायल, मैंने आपसे कहा ना कि हम इसका करेंगे, और हमारे पास गवाह सारे मौजूद हैं। जैसे सेशन कोर्ट में केस जाएगा, वहाँ जाके हम चार्ज फ्रेम करा के अपने गवाही के दिन में हम कोर्ट में ले जाएंगे। और आजकल माशाल्लाह हमारे जज साहबान भी जो है ना काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हाई कोर्ट को रिपोर्ट्स जाती हैं, तो जितने भी विटनेसेस आते हैं वो चलाते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो है ना। और मुझे उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सकता है जो ना। और इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ पे गवाह आ रहे हों तो कुछ हमारे वकला साहबान की तरफ से भी डिले टैक्टिस की जाती है, या मुलजमान जेलों से नहीं आते, जानबूझ के नहीं आते, या वकील जो है ना बार बार बदलना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर ऐसा कोई सिलसिला होगा तो इंशाल्लाह उसको भी हम रोकने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह, और जितनी जल्दी हो सकता है इंशाल्लाह हम इस केस को जो है सॉल्व इंशाल्लाह जो करेंगे। ना। शरीफ साहब, मैं चाहूँगी, मैं ख़ुद भी आपके बिहाफ पर भी, अपने इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर भी, जो लोग जो हैं जो इस केस के लिए कुछ भी बेहतर कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसमें ये कह सकता हूँ कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, बिल्कुल कीजिए, और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इस केस को जो है ना एक सीरियस केस लिया जाए, इस पर आज खुद नोटिस लिया जाए, और इस तरह के जितने भी केसेस हैं ना उनको ATC के अंदर या उनका स्पेशल ट्रायल करके जो है ना उन ऐसे मुल्ज़मान को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, ताकि जो है एक लोगों के लिए इबरत का निशान बने, और मुआशरे में जो है ना, ताकि लोगों को पता चले कि जो शख्स इस तरह के जराइम करते हैं उनको इस तरह की इबरतनाक सज़ाएँ दी जाती हैं। इसमें जो है ना हमारी हुकूमत को, हमारी जुडिशरी को जो है ना आगे बढ़ना होगा, एक कदम आगे बढ़ना होगा, और जो है ना आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए हमें करना होगा। मैं खुशगुमानी कर सकती हूँ कि जो हमारे बड़े हैं वो बहुत समझदार हैं, वो दर्द दिल रखते हैं, वो नरम दिल रखते हैं, वो इंसानियत का एहसास करते हैं, और यही उम्मीद रखते हुए मैं ख़ुद भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वालिदैन को इंसाफ दिलाएं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो जो एक बच्चा था, वो आपका रिश्ते में क्या लगता था? पोता था आपका पोता, मतलब वो कौन? भतीजे का बेटा था। भतीजे का बेटा था। वो ख़ानदान भी जो है, एक घर नहीं है, ये 2 घर हैं जो बर्बाद कर दिए उस एक शख्स ने अपने कुल चंद पैसों। 4-5 हज़ार रुपये, क्या हैसियत है इसकी? 4-5 हज़ार क्या, इससे भी जितने ज़ीरो आप लगाना चाहें इस पर ऐसे ही दे देते। लेकिन ये आप किसी से कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करना, आप कुछ कहना चाहती हैं? कहिए। मैंने जैसे कि अभी तारिक भाई ने बोला, ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं जी, मैंने सबको दरख्वास्त भेजी है। अच्छा, जनरल राज शरीफ साहब को दरख्वास्त भेजी मैंने। इंशाल्लाह आपको मैंने यहाँ के जो वज़ीर दाखिला है उनको भेजी, नवाज शरीफ साहब को भेजी, मैंने चीफ जस्टिस साहब को भेजी, यहाँ के वज़ीर आला साहब को, सबको मैंने दरख्वास्त भेजी, लेकिन किसी ने मेरे को अभी तक वो नहीं करा। बड़े लोग हैं, वक्त नहीं है, लेकिन हम फिर मैं ये कोई कहूँगी नहीं करा। कि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, आप भी नाउम्मीद मत होइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह कुछ अच्छा करेगा। अल्लाह इंसान को उतनी तकलीफ़ देता है जितना हम बर्दाश्त कर सकें। ये तो हमारा ईमान है ना। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उन माओं से कहूँगी कि आज के दौर में कोई अपना बेटा ना बनाए। जिन माओं के बेटे नहीं होते तो वो बेटा ना बनाए, और जिस बहनों के भाई नहीं होता तो वो भाई ना बनाए, क्योंकि वो तो हमारी बेटी भाई समझती थी। हसनैन भाई करती थी। जब भी वो ऊपर आता था ये कहते थे कि भाभी दाल चावल खाऊंगा, भाभी कबूली खिचड़ी खाऊंगा, हर चीज़ की उसने फरमाइश करी और मैंने वही पका के किया।
सब कुछ करते थे। आज उन माओ से कहूँगी कि कोई अपना बेटा ना बनाए, क्योंकि सब पे से भरोसा उतर गया। बड़ी लड़की बोलती है पापा हमारा कोई भाई नहीं था, बहन भी नहीं रही हमारी। ये जो आपने बात कही है ना, मेरे ख्याल से यही आज इस पूरे प्रोग्राम का एक ऐसा नुक्ता है जिसको अगर हम समझ लेना तो हम ये जो इमोशनल हो जाते हैं ना, अक्सर हम बड़े इमोशनल लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, इंसान इस दुनिया में आया है, हमने हुकूकुल इबाद निभाने हैं, हमने उसका जवाब देना है जाके। ये हमारी नौकरी है, जिम्मेदारी है कि हम अपने रिश्तों को अच्छे से चलाएं। हमने जाकर जो हमारा बिग बॉस है, जो रब की ज़ात है, जो हमारा, उसके आगे हमने खड़े होकर इन जिम्मेदारियों का जवाब देना है। लेकिन एक नज़र जो है ना आपकी, जो ये बता सके कि ये क्या है, वो कहते हैं ना परखने वाली नज़र, उसको बंद ना करें भरोसे के नाम पर। ऐसा ना करें, सब पर भरोसा करें, लेकिन एक लेवल तक रखें कि आपके अपने प्यारे जो हैं उनको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। जिस तरह अभी इन खातून ने कहा कि बेटे ना बनाएं, नहीं है बेटे तो ना बनाएं, नहीं है भाई तो बहनों को नहीं, लेकिन ऐसे भी भाई हैं जो मुंह बोले भाई हैं, जो सर की चादर बनते हैं। मामू कह रहे थे मामू उनको, कहते हमारे छोटे भाई उनको कह रहे हैं बेटा आज मैं आपका मामू नहीं, मैं भाई हूँ। तो बच्ची रोती हुई तड़पती है, वो अल्फाज कहे कि नहीं मामू, भाई पे से बाहर उतर गया, आप मेरे मामू हो तो मामू बन के रहो। और इतना प्यार दे रहा है इस बच्ची को, कह रही नहीं मैं तुम्हारा भाई, तो कही नहीं मामू भाइयों पे से बाहर उतर गया। जिस भाई बहन का भाई नहीं होता ना, तो कोई किसी को भाई ना बनाए। दुखी है, उसने अपने हाथ से रस्सियाँ खोली हैं। और वो अल्लाह से ये फरियाद करती थी कि अल्लाह मेरा कोई छोटा भाई होता है जो मुझे चीज़ ला के देता है, जो हमारा काम करता है। तो अल्लाह आज आपने हमारी छोटी बहनों को भी ले लिया मुझसे, मैं किससे फरियाद करूँगी, किसके साथ रहूँगी, किसके साथ खेलूँगी। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, अल्लाह ही सब्र देगा, अल्लाह ही पूरी हिम्मत पूरी देगा। रात रोती रहती है बच्ची। बेशक ऐसा ही होता होगा, ये नींद का ना सब अल्लाह का निज़ाम है, चीज़ें बेहतर होती हैं। और सिर्फ एक चीज़ आखिर में जाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी को भी काम पे रखें, उसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करें। और जो लोग आपके घर में काम करते हैं, मेड है, इवन आपके रिश्तेदार भी, दोस्त अहबाब भी जो रोज़ आपके घरों में आते हैं, आपके साथ क्या जो है पैसों के मामला चल रहे हैं, आपको कहाँ से पैसा मिल रहा है, आप क्या करने जा रहे हैं, ये मत बताएं। अक्सर हम अपना आप दिखाने के लिए बता रहे होते हैं, वो भी हमारे गले पड़ जाता है। जितना हो सके अपनी पर्सनल चीज़ों को छुपा कर रखें। अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनके सामने लॉकर्स खोलना, पैसे की लेन देन ना करें। शक है किसी के भी जहन में आ सकता है। और ये जो गरीबी है ना, ये जो मुफलिसी है, ये सबसे बड़ा जुर्म है हमारे इस माशरे का। लियाकत भाई आपका बहुत शुक्रिया। रब आपको हमेशा की तरह दुआ दूंगी, आपको हिम्मत दे, आप लोगों की मदद कर सके। आप लोगों के लिए भी बस दुआ है कि अल्लाह आपको इंसाफ मिले जल्द से जल्द, और हम भी खुशखबरी ये सुनाएं लोगों तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको, आपके प्यारों को, सबको महफूज रखे और आपकी औलादों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम पाकिस्तान।